जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, भारतीय जनता पार्टी की नीतीश सरकार पर यहाँ पे एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने मंगलवार को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण के रक्षा पर मौजूदा स्थिति के संबंध में तुरंत श्वेत पत्र प्रकाशित करने की सरकार की आग्रह किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री तिवारी ने भाजपा नीति राजग सरकार के साल पर होने वाले कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन के यहाँ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के प्रदर्शन का 5 मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। भारत की बाहरी सुरक्षा को लेकर भी यही साबित हो रहा है। राजधानी पटना में बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा, सोमवार को हम लोगों को सार्थक बैठक हुई है। आयोग और विभाग का कार्य क्षेत्र अलग अलग है और हम लोग अपने कर्म क्षेत्र के अनुरूप काम करते हैं, कोई मानतंत्र नहीं है। अतुल प्रसाद ने कहा कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो गई, कुछ मुद्दे जो थे उनका निर्णय विभाग को करना ही था। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन का प्रारूप तैयार किया है और आज कल में प्रेस नोट भेज दिया जाएगा। दिल्ली की घटना पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मामले में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान की निंदा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ने दिल्ली की घटना पर कोई बयान नहीं दिया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी का कोई बयान नहीं है। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की, जो नहीं पहुंचे थे उन्हें जूम से जोड़ा किया। किसी ने सहमति नहीं जताई। आने वाले चुनाव में कांग्रेस के CM फेम कमलनाथ नहीं होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल आर्ट्स में कुल 95.57% छात्र पास हुए, जिसमें 44.75% की फर्स्ट डिवीजन, 52.12% सेकेंड, 3.13% की थर्ड डिवीजन आया है। पहला टॉपर कशिश परवीन 500 में से 469 अंकों के साथ हुई है। दूसरा टॉपर दीक्षा साहू और तीसरा टॉपर यहाँ पे सुधांशु कुमार हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे की एक शिकायत के बाद कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा है कि केवल कल्याण कर्नाटक में ही नहीं बल्कि और भी घोटाले हैं। हमें लोगों को न्याय देना है, इसलिए हम सभी घोटालों की जाँच के आदेश देंगे। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि मणिपुर में भाजपा सरकार के आगजनी और हिंसा को रोकने के प्रयासों में गंभीर कमी आ रही है। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय आयोग की मांग की गई। मणिपुर की स्थिति को मंगलवार दोपहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये के नोट बंद करने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता ने इसमें दावा किया है कि रिजर्व बैंक किसी बैंक नोट को परिचालन से नहीं हटा सकता और ये सख्तियां केंद्र सरकार में निहित है। 2000 के नोट को वापस लेने के RBI के फैसले के खिलाफ रजनीश भास्कर गुप्ता ने जनहित याचिका दायर की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 30 मई को अपना एनुअल रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में GDP ग्रोथ 6.5% रहने के अनुमान को बरकरार रखा है। अपनी एनुअल रिपोर्ट में RBI ने कहा है कि देश में महंगाई का खतरा कम हुआ है। तब 2023 से 24 में महंगाई का अनुमान 5.2 बरकरार रखा है। और यहाँ रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस साल देश के सामान्य मानसून रहता है तो अगर अल नीनो घटना नहीं होती है तो 23 से 24 में महंगाई राहत मिलने की उम्मीद है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने सोमवार को समलैंगिक के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त कानून पारित किया है। इससे वो समलैंगिक संबंध बनाने पर अब उम्र कैद से लेकर मौत की सजा तक मिल सकती है। युगांडा में सेम सेक्स रिलेशन पर पहले भी बैन था, लेकिन इतनी सख्त सजा के प्रावधान नहीं था। सांसदों ने कानून पारित करते हुए समलैंगिक संबंधों को समाज के मूल्यों के खिलाफ होना बताया है।
शिवसेना पार्टी के मुखपत्र सामना ने एक बार फिर चौंकाने वाला बड़ा दावा किया। सामना ने अपने कॉलम में लिखा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 22 विधायक और 9 लोकसभा सांसद इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और शिंदे गुट छोड़ना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नाराज विधायक और सांसद शिवसेना के संपर्क में है। शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने कहा है कि विधायक उनकी पार्टी में संपर्क में है और शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ के किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने नमो शेतकारी सम्मान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया। किसानों को ये राशि 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत भी 6,000 रुपये मिलेंगे। कुछ मिलाकर यहाँ पे महाराष्ट्र में किसानों को सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुए साक्षी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि साक्षी के परिवार को दिल्ली सरकार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी और कोर्ट से आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए बड़े बड़े वकील अब खड़ा किए जाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर कहा था कि वह इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दोपहर 3 बजे साक्षी के परिवार से मिलने भी जा रही है। देश की रक्षा निर्यात में जबरदस्त इजाफा हुआ यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले 9 सालों में देश की रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23 गुना बढ़ा है। 2013 से 14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ था। यह साल 2022 में बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच गया है। आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर यहाँ पे भारत रक्षा सामग्री निर्माण में अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है। फिलहाल भारत 85 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। मणिपुर में भड़की हिंसा को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की राजधानी इंफाल में लगातार अधिकारियों के साथ भड़की हिंसा पर काबू पाने के लिए बैठकें कर रही हैं। इस बीच बैठकों के दौर में शाह ने महिला प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। साथ ही यह ऐलान किया कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते सोमवार को मणिपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और राज्य की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एमएस रामचंद्र राव को राजभवन में शपथ ली है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई नेता व अधिकारी मौजूद रहे। न्यायमूर्ति राव का जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ था। 7 सितंबर 1989 को एक वकील के रूप में उनका नामांकन हुआ था। हर महीने की पहली तारीख को कुछ नए बदलाव होते हैं। ऐसे में मई का महीना खत्म होने जा रहा है और जून की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में नए महीने की शुरुआत में वित्तीय संस्थाओं से लेकर कई सरकारी विभाग द्वारा कई नियमों में बदलाव किए जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 जून से सीएनजी और पीएनजी की कीमत में बदलाव हो सकते हैं और हर महीने की पहली तारीख को सीएनजी पीएनजी कीमतों में बदलाव होते रहते हैं। हर महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। देश में 1 जून 2023 से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कीमतें महंगी होने जा रही है। 12 मई को सेंट्रल बैंक ने बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की ताकि 100 दिन के भीतर देश के हर जिले में प्रत्येक बैंक के सिर्फ 100 अनकलेक्ट डिपॉजिट का पता लगाया जा सके। मई का महीना खत्म होते ही लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार होने लगता है। बरसात का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने जरूरी अपडेट दिया है। 10 दिनों तक एक जगह अटकने के बाद मानसून आज यानी कि 30 मई को भी लगातार बढ़ा है और 19 मई को मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में सक्रिय हुआ था, लेकिन उसके बाद वहीं रुक गया था और मंगलवार को दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। भारतीय सराफा बाजार में 30 मई 2023 को सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार और 60,000 रुपये से कम है। वहीं चांदी का भाव 70,000 रुपये प्रति किलो से अधिक और राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,981 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 70,300 रुपये बताई जा रही है। ग्लोबल मार्केट में आज क्रूड ऑयल के भाव में गिरावट देखी गई। ब्रेंट क्रूड 0.61% के गिरावट के साथ $76.60 प्रति बैरल में बिक रहा है। वहीं WTI क्रूड की कीमत 0.41% के गिरावट के साथ $72.32 प्रति बैरल पर है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। देश के महानगरों में आज बदलाव नहीं हुआ, केवल चेन्नई में हल्की गिरावट देखने को मिली है। कोयला से संबंध में बड़ी जानकारी सामने आई। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा है कि 2014 में 500 बिलियन टन कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन आज भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक और आयातक बन गया है। यहाँ पहला माइनिंग स्टार्टअप समिट के संबोधित करते हुए जोशी ने कहा है कि आज भारत के पास चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादन है।
राशन लेने के लिए आधार को राशन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य। आधार सीडिंग का काम लगातार चल रहा है। शेष कार्ड में आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून है। इसके बाद कार्ड से अनाज की निकासी नहीं होगी। एसडीएम कुमार गौरव ने रविवार को यह जानकारी दी। वे कार्ड में आधार सीडिंग कराने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। एसडीएम ने कहा है कि प्रदेश के सभी जीपी दुकानों में पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर राशन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उर्वरक सुरक्षा अधिनियम के तहत आधार संख्या को राशन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। रूस यूक्रेन युद्ध पर आ रही बड़ी खबर के अनुसार यहां मास्को के मेयर संगेई सोयाबीन ने रूस की राजधानी पर मंगलवार को सुबह एक ड्रोन हमला होने की जानकारी दी। मामले पर सोयाबीन के टेलीग्राम के एक पोस्ट के जरिए कहा है कि इस हमले से कई इमारतों की मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। बहरहाल उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसका अर्थ क्या है। उन्होंने बताया कि हमले में क्षतिग्रस्त हुई 2 इमारतों में रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया। दरअसल रूस की राजधानी मास्को में 2 बिल्डिंग पर ड्रोन के हमले किए गए हैं। वहीं इस हमले के बाद दोनों बिल्डिंग में रह रहे नागरिकों को फिलहाल वहां से हटा दिया गया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।